हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैकेनिक्स, मशीन्स हम पढ़ रहे हैं। उसी में आप कंटिन्यूशन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो मशीन क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जाके लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, उसी के बाद आगे बढ़। तो मशीन में क्या है? जब भी कोई एनर्जी सप्लाई करेंगे हम मशीन को, ब- कैसे? एक एफर्ट के द्वारा हम उस एक एफर्ट लगाएंगे जो उस लोड को ओवरकम करेगा। कैसे करेगा? बाय डूइंग अ सम यूजफुल वर्क ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ दो चीज हमारी आएंगे पिक्चर में। पहला है एफर्ट पॉइंट। पहला है एफर्ट पॉइंट। तो एफर्ट पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइज टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब उस पॉइंट पर जिस पर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे एफर्ट डालकर, तो उस पॉइंट को एफर्ट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है लोड पॉइंट। दूसरा है लोड पॉइंट। लोड पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पर हम एनर्जी, जहां से हमें एनर्जी मिलेगी जो ओवरकम करे लोड को, तो उसे लोड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और इनपुट इनपुट एनर्जी क्या हो गई? वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। जो भी वर्क किया गया है एक एफर्ट पॉइंट पे, वो इनपुट एनर्जी हो गई। इसका मतलब एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इसी तरह से आउटपुट एनर्जी क्या होगी? वर्क ऑब्टेन्ड एट द लोड पॉइंट, यानी लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, ऐसे समझें। तो ये एक जैसे एक केस था हमारा पुली का। ठीक है, और यहाँ हमारा लोड। ठीक है, और यहाँ से हम पकड़ा हुआ है एक इंसान ने, ये हमने पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसको। ठीक, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं एफर्ट, ये हमारा लोड हो गया। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम इनपुट एनर्जी। ठीक है, जो बराबर होगी आउटपुट एनर्जी के। ठीक है, जब हम इनपुट देंगे एनर्जी का, तब ये लोड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आइडल मशीन के केस में, केवल आइडल मशीन के केस में आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी। ठीक है दोस्तों, द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन, that is output energy, can never be greater than the work done on the machine, that is input energy। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट एनर्जी है, जो आउटपुट एनर्जी है, ये हमेशा लेस देन होगी और इक्वल होगी इनपुट एनर्जी के। ओके, क्यों? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर समय हर जगह वैलिड होता ही है। ठीक है, तो हमेशा आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी लॉसेस में चली जाएगी, जैसे फ्रिक्शनल लॉस, बाकी लॉस जो हमारे होंगे। ठीक है, वो भी आगे हम देखेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी मशीन भी दो तरह की हो गई। एक हो गई आइडल मशीन। आइडल मशीन का मतलब क्या है? जहां कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो जो भी हमारी आउटपुट एनर्जी होगी, जो भी आउटपुट एनर्जी होगी वो हमारी इनपुट एनर्जी के बराबर होगी। इनपुट एनर्जी के बराबर होगी, यानी यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, यानी लॉस इक्वल टू जीरो।
ठीक है। और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ पर 100% होगी। ठीक है। अगर हम एक्चुअल मशीन की बात करें, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सारी मशीनें एक्चुअल मशीन है, कोई भी आइडियल मशीन नहीं होती है। बट हम जब पढ़ाई कर रहे हैं 90% हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारी मशीन आइडियल मशीन है। हर केस में जब भी हम एग्जाम्पल करेंगे, हम भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम आइडियल मशीन मानकर चलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हम जो मशीन यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल मशीन है। ठीक है। तो एक्चुअल मशीन में आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी, जो कि हमने देखा एक्चुअल मशीन के केस में क्या है, आउटपुट एनर्जी लेस देन इनपुट एनर्जी। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ सम कुछ लॉस होगा एनर्जी का ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। अब 3 कारण से हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है। पहला, मूविंग पार्ट्स ना तो हमारे वेटलेस है और ना ही स्मूथ होते हैं, यानी फ्रिक्शनलेस नहीं है। स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, और जो भी हमारे बाकी पार्ट हैं वो भी परफेक्टली रिजिड नहीं है। ठीक है। तो जो भी एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम होने में, जो भी मूविंग पार्ट्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकम होने में जो भी एनर्जी लॉस होगी, वही हमारा केवल मोस्ट कॉमन लॉसेस होता है। ठीक है। तो हमारा अगर लॉस की बात करें, जो लॉस एनर्जी आएगी, लॉस एनर्जी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से होता है। ओके। फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किसके बीच में, बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, जो भी मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसी की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो मेरी मशीन है वो 80% एफिशिएंट है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी मेरी मशीन की एफिशिएंसी 80% है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 80% टोटल एनर्जी जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं मशीन को, कहाँ पर, एफर्ट पॉइंट पर, वही केवल यूजफुल एनर्जी है, वही केवल यूजफुल एनर्जी आ रही है हमारे लोड पॉइंट पर। इसका मतलब ये है कि जो भी हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं एट 80%, जो भी एफर्ट पॉइंट पर जो भी एनर्जी दे रहे हैं वही हमारी लोड पॉइंट पर एनर्जी जा रही है। ओके। और जो बची हुई 20% है, जो भी 20% बच गई है वो क्या होगा, वो ओवरकम करने में यूज हो रही है जो भी फ्रिक्शन, जो भी हमारा जो भी हमारा फ्रिक्शन है मूविंग पार्ट्स के बीच में, उसको ओवरकम होने में वो यूज हो रही है, जो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। जब जब दो हमारे मूविंग पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो जो एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में हमारा जनरेट होगी। तो एनर्जी जो हमारी आएगी 20%, वो हीट के फॉर्म में आ जाएगी। ओके। तो इस तरह से हमारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मशीन में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब रिलेशनशिप देखते हैं हमारा एफिशिएंसी के बीच में, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो के बीच में। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो लोड एल है, उसको ओवरकम करने के लिए मशीन एफर्ट लगा रही है ई टाइम टी में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफर्ट का वो डी ई है, और डिस्प्लेसमेंट जो लोड का हो रहा है वो डी एल है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम करेंगे डेरिवेशन इसका। जो भी मेरा वर्क इनपुट है वो क्या होगा, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ओके।
ठीक है, यानी वर्क इनपुट को मैंने WI कह दिया, वर्क इनपुट इक्वल टू E इंटू डी। ओके, इसी तरह से अगर वर्क आउटपुट की बात करें, अगर वर्क आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं, वर्क आउटपुट क्या होगा, यहां लोड आ जाएगा। ठीक है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो अगर इसको मैं WO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा L इंटू टी। ओके, और हमारा अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो हमें पता है कि बाय डेफिनेशन, हमें पता है बाय डेफिनेशन जो हमारा एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, वर्क आउटपुट है L इंटू डी एल और E इंटू डी ई। तो अगर मैं इनको सेपरेट कर लूँ तो L इंटू ई इंटू डी एल अपॉन डी ई। ठीक है, और L बाई ई इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी ई बाई डी एल। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है जो मैकेनिकल एडवांटेज है MA, वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। और हमने पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो में मैंने कहा था बहुत अच्छे से याद रखना है, ये होता है एफर्ट DE अब बाय DL। तो हमने याद किया था कि लोड बाय एफर्ट हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वहीं वेलोसिटी रेशियो हमारा एफर्ट बाय लोड होता है। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो इतना पोर्शन है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो मेरा इतना पोर्शन है ये मेरा क्या हो गया है, MA हो गया है। और मेरा जो इतना पोर्शन है DE बाई DL, ये अगर आप देखें तो VR हो गया है। ठीक है, तो नाउ अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो एफिशिएंसी इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे MA और 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन VR, यानी MA अपॉन VR। ये मेरा एफिशिएंसी आ गई। तो अब मेरा रिलेशन ये बन गया है MA अपॉन VR। अब अगर हम VR को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू VR इंटू एफिशिएंसी, ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया है। तो दोस्तों ये अच्छे से याद रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज जो भी मशीन का होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इट्स वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, आप याद कर लीजिए इसको अच्छे से, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है, आइडियल मशीन में एफिशिएंसी 100% होगी, but in actual practice mechanical advantage for all practical machine is always less than its velocity ratio. Okay, so output work is always less than the input work, so the efficiency is less than 1 due to some loss of input energy against the force of friction। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी मेरी लॉस में चली जाएगी, जिस वजह से जो मेरी एफिशिएंसी है वो सिस्टम की कम होगी। और अगर मेरी एफिशिएंसी सिस्टम की कम हो गई तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी कम हो जाएगा VR से। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, आगे आ गए हम, अब देखते हैं इसमें। अभी हमने क्या देखा फॉर्मूला, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है, हमने फॉर्मूला देखा है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल मशीन है, जो भी एक्चुअल मशीन है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी हो गई लेस देन 1। ठीक है, तो
अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका प्रोडक्ट भी लेस देन 1 होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो जो भी मैकेनिकल एडवांटेज है एक प्रैक्टिकल मशीन के लिए वो हमेशा कम होगा उसके वेलोसिटी रेशियो से। यही हम इसमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए एक 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 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे जितने भी हमारे टर्म हैं आप लोगों को ये टर्म समझ आ जाए। ठीक है, जो भी ये टर्म है ये सब समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ मशीन इज ड्रिवन बाय 100 kg मास, ठीक है, दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड। इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड्स। जी की वैल्यू अभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास, द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर, the power input to the machine, the power output to the of the machine if its efficiency is 60%, the work done by the machine in 4 सेकेंड। सो एफिशिएंसी अगर मेरी 60% कह रहा है तो यहाँ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मशीन है। ओके ओके, क्लियर है। आइए अब इसको देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले पहले हमेशा जब भी क्वेश्चन हमारा गिवन हो तो उसमें पहले ये देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो हमेशा क्वेश्चन लिखने में आप लिखेंगे गिवन। तो m की वैल्यू कितनी दी है, 100 kg। ठीक है, d की वैल्यू कितनी दी है, 8 मीटर। t की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेकेंड। ठीक है, l l मीन्स लोड, l हम कह रहे हैं लोड, लोड कितना दिया है, 500 kg। ओके, तो अब सबसे पहले पहला पहला वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय फॉलिंग मास। ठीक है, तो हमेशा जो भी फोर्स होगा फॉलिंग मास का वो mg के बराबर होगा। ठीक है, तो m कितना है हमारा 100, g कितना है 10, g हमारा 10 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1000 न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो ऑलवेज मेंशन द यूनिट ऑल्सो, हमेशा यूनिट भी हम उस क्वांटिटी के साथ उसका लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, अब पार्ट बी, बी ऑप्शन, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन, अगर हम की वर्क डन की बात करें तो क्या आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फॉलिंग मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी फोर्स उसका होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अभी हमने निकाला, फोर्स कितना था 1000, यहां हमने निकाला यह फोर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर, तो 8, तो ये कितना आ जाएगा 8000, 8000। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, तो हम यूनिट भी लिखेंगे जूल। समझ आया, जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये आया 1000 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया 8 मीटर जो गिवन था, तो ये आ गया 8000 जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है तो हमेशा यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं द पावर इनपुट ऑफ टू द मशीन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो पावर इनपुट क्या होगा, पावर इनपुट होगा वर्क डन ऑन अ मशीन डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था 8000। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, कितने टाइम में वो पूछ रहा है, क्लियर, अभी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, वो पूछ रहा है, और टाइम हमारा कितना इन 4 सेकेंड गिवन है, टाइम 4 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 4।
डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2000। अब पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट। ओके, तो क्लियर, आप समझ रहे हैं? हर एक के साथ उसका प्रॉपर यूनिट भी हमें लिखना ही है। ठीक है, ये हमारा पार्ट था सी पार्ट। ये जो हमने भी सॉल्व किया है ये है सी पार्ट। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट पढ़ लेते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं। तो हमारा डी पार्ट में गिवन क्या है? डी पार्ट में गिवन है एफिशिएंसी 60%, यानी 0.6। ओके, और निकालना क्या है? हमें निकालना है आउटपुट पावर। हमें क्या निकालना है? आउटपुट पावर, पावर आउटपुट। ओके, ये हमारा रिक्वायरमेंट। तो अब हम किस तरह से चलेंगे? एफिशिएंसी के फॉर्मूला से चलेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है दोस्तों, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, यही हमने पीछे जब हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी तब देखा था। ठीक है, तो यहां से अगर दोस्तों हम निकालने की कोशिश करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पावर इनपुट। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 0.6। पावर इनपुट अभी हमने कितना निकाला? 2000। ठीक है दोस्तों, सॉरी 200 लिख दिया मैंने, 2000। तो ये कितना आ गया? 1200 यूनिट वॉट। किसकी? पावर की। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम निकाल लेंगे पावर आउटपुट। अभी हमारा एक पोर्शन बच गया है, ई पोर्शन। ई में क्या कह रहा है? द वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम। अब अगर हम ई पार्ट को सॉल्व करें, ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है? वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो वर्क इन 4 सेकेंड अगर हम बात करें तो कितना आएगा? जो भी आउटपुट पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। ठीक है, तो अभी हमने आउटपुट पावर कितना निकाला? 1200। टाइम कितना गिवन है? 4 सेकेंड। अभी हम क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आ गया है? 4800। क्या यूनिट लिखेंगे बताइए? यूनिट लिखेंगे जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क की यूनिट है जूल। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी चीजें हमने अब तक डिस्कशन किया था वो सब चीजें लगभग लगभग यहाँ यूज हो गई हैं। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे पुली, और डिटेल में देखेंगे पुली क्या है, कितने तरह की होती हैं। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली, उसका MAVR एफिशिएंसी। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ पुलीज देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पुली के ऊपर। तब तक आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।